कश्मीर के बाद अब बांग्लादेश से भी हिंसा के तार जुड़ने लगे हैं। बांग्लादेश से दंगे भड़काने की धमकी मिली थी। अब तक 10 एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। 84 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार इनसे पूछताछ जारी है। नागपुर पुलिस की साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की है, जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। एक खतरनाक पोस्ट एक बांग्लादेशी यूजर द्वारा किया गया, जिसमें उसने लिखा कि सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना थी और भविष्य में ऐसे और बड़े दंगे होंगे। जांच से पता चला कि उस अकाउंट को संचालन करने वाला व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है और उसने ये संदेश बांग्लादेश से पोस्ट किया था। साइबर सेल ने फेसबुक से संपर्क कर उस अकाउंट को ब्लॉक करने का अनुरोध भी किया है। पहले कश्मीर से तार जुड़े, अब बांग्लादेश से इस पूरे बवाल के तार जुड़ने लगे हैं। 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार इन सभी पर जांच गहरा गई है। 10 एफआईआर भी दर्ज की गई है। दीपक हमारे सहयोगी नागपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लगातार ये जो बवाल हुआ था, इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। दायरा भी बढ़ा दिया गया है। 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पहले कश्मीर से इसके तार जुड़ रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश से भी तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो स्टोन पेल्टिंग की जब चर्चा हो रही है तो उसको लेकर कश्मीर से तार जोड़े जा रहे हैं और जो जांच का पैटर्न है वही रखा गया है। लेकिन जब एक फेसबुक का अकाउंट रेक्टिफाई किया गया है, जिसमें ये पता लग के आ रहा है कि फेसबुक के अकाउंट में एक धमकी दी गई है और वो लंबे समय से नागपुर के इस इलाके में वो फेसबुक का अकाउंट एक्टिव था और वो एक्टिव रहने के बाद वो उन तमाम चीज़ों की चर्चा हो रही थी, उस चीज़ों का डिस्कशन हो रहा था, पोस्ट हो रहा था और जिसमें ये लिखा गया है कि ये तो एक छोटा सा मामला है और भी कुछ बड़ा हो सकता था। इसी वजह से 34 से ज़्यादा लोगों के ऊपर अलग अलग धाराओं में जो सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने इस चीज़ को वायरल किया है या सोशल मीडिया पोस्ट किया है या दंगा भड़काने की कोई भी चीज़ की है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है, हर एंगल पे जांच की जा रही है। चाहे वो स्टोन पेल्टिंग का मामला हो, उसके ऊपर आगजनी की जो बात हुई है उसके ऊपर, दंगा भड़का कैसे इसके ऊपर, सोशल मीडिया का किस तरीके से मिसयूज किया गया है इसके ऊपर, और जो लोग थे वो कहाँ कहाँ से आए थे, कितनी कितनी दूर से आए थे। अगर कोई 50 किलोमीटर दूर से आया था तो वो रहता कहाँ है, उसका पैमाना क्या है, वो यहाँ किसके कनेक्शन में था। जिस तरीके से कल हमारे सामने 5 लोगों को क्राइम ब्रांच की टीम ने डिटेन किया, उनसे पता लगा कि इन लोगों के घर में जिस दिन ये दंगा भड़का 70 से 80 लोग इन लोगों के घर में उस समय जमा हुए थे, उन 5 के घर में। तो यदि इस तरीके से कोई कनेक्शन निकल रहा है, यदि इस तरीके से कोई चीज सामने आई है, तो उससे एक बात स्पष्ट हो गई है। जिस तरीके से हर पहलू पे जांच की जा रही है, जो एसआईटी गठित की है और दूसरी टीमें गठित की है, चाहे वो क्राइम ब्रांच की हो, चाहे स्पेशल सेल की हो, चाहे वो एटीएस की हो, वो यही प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एविडेंस जुटा के हर पहलू पे जांच की जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि यदि आप स्टोन पेल्टिंग का जिक्र करते हैं तो वहां स्टोन पेल्टिंग इससे पहले कहाँ होती थी, कश्मीर में होती थी। आज की मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश की जो स्थिति है, और चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल का इलाका हो, रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो, उसके बाद अवैध घुसपैठ की बात हो, तो इस वजह से इन सब कनेक्शन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। उसी तारतम्य में इनको फेसबुक का एक अकाउंट रेक्टिफाई हुआ जिसमें तमाम चीजों का जिक्र किया गया है, और उन तमाम चीजों का जब जिक्र किया गया है तो ये पता लगा कि बांग्लादेश का एक फेसबुक अकाउंट इस पूरे प्रेमाइसिस के लिए एक्टिव था और जिसमें तमाम भड़काऊ जो चीजें थी वो मेंशन की गई है। तभी 34 लोगों के ऊपर और कुल जमा 84 के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और ये अभी और बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी रुक जाएगा, ये और बढ़ेगा। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा ये और बढ़ेगा, क्योंकि चीजें अभी शांत नहीं हुई है। पुलिस जितनी मुस्तैदी से इस काम को कर रही है, उसके पीछे की वजह यही है कि किसी की मौत नहीं हुई, कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई कि किसी को कुछ मेजर नुकसान हुआ हो। इसी वजह से सरकार और सरकार का पूरा अमला, जो पुलिस प्रशासन है, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के इस पूरे मामले में साथ चल रहा है। क्योंकि यदि किसी की मौत होती या कोई ऐसी अप्रिय घटना होती कि सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में जनहानि हो जाती, तब ये मामला दूसरा रूप ले लेता। इसी वजह से हर तरीके की बात, हर तरीके का काम इस पूरे मामले में किया जा रहा है। क्योंकि कल मुझे याद है, कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने ये कहा
कि जिसने पुलिस को नुकसान पहुंचाया है, जिसने पुलिस को मारने की कोशिश की है, यदि वो जमीन में भी घुस जाएगा तो उसको वहां से भी निकाल कर हम जेल भेजेंगे, हम कब्र में भी उसको जाने नहीं देंगे। तो यदि इस तरीके से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें जब और खराब हो सकती थी उसको रोका गया, उसको संभाला गया। इसी वजह से पूरा प्रशासन और पूरी सरकार पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। गनीमत रही कि यहाँ पर जान की कोई हानि इस पूरे मामले नहीं पे हुई लगातार है, सदन के भीतर हो, सदन के बाहर जितनी बुरी तरीके से यहाँ पर पुलिस वालों को पीटा गया था, मंशा तो यही थी ना। जितनी बुरी तरीके से पुलिस वाले घायल हुए हैं, मंशा तो यही थी, उनको नुकसान पहुंचाना। मीडिया एक फैक्टर था जिस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस पूरे मामले में और आने वाले समय में गिरफ्तारी हो सकती है, एफआईआर दर्ज हो सकती है। बिल्कुल दीपक, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और औरंगजेब की कब्रों को लेकर ये जो मामला शुरू हुआ था, जिसकी आड़ में इस पूरे बवाल को अंजाम दिया गया, शुरुआती रूप में ये पता लगा कि ये एक प्री प्लान्ड साजिश थी और अभी जांच में भी लगातार यही निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री कह चुके हैं, यहाँ के जो लोकल रहवासी हैं वो कह चुके हैं, और ये हो भी क्यों ना, आपके पास इतनी बड़ी तादाद में पत्थर, पेट्रोल, बॉटल बम आया कहाँ से, तलवारें, असला बारूद आया कहाँ से? एक दिन में तो आप उसको जुटा नहीं सकते। आपने धीरे धीरे करके, जैसे चींटी अपना घर बनाती है उसी तरीके से आपने धीरे धीरे चीज़ों को जमा किया, और जब आपने धीरे धीरे चीज़ों को जमा किया उसके बाद ये परिस्थिति आई कि ये पूरा मामला दंगे की शक्ल ले चुका था, जो नागपुर में हमने इस चीज़ को देखा है। बिल्कुल दीपक, लगातार यहाँ पर जांच पड़ताल जारी है, तमाम लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज की भी सहायता ली गई है। सभी को यहाँ पर पकड़कर लगातार पूछताछ और गिरफ्तारियां यहाँ पर की जा रही हैं। तमाम एफआईआर भी यहाँ पर दर्ज कर ली गई हैं। पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पहले कश्मीर का कनेक्शन सामने आया, उसके बाद इस पूरे मामले के बांग्लादेश से भी तार जुड़ने लगे। औरंगजेब के हमदर्दों पर कानून का हंटर चलने लगा है। जिन्होंने नागपुर को जलाया उन पर एक्शन शुरू हो गया है। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान, जिसने दंगाइयों को उकसाया, उससे पुलिस ने दबोच लिया है, लेकिन अभी तक जांच में बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। जिस तरीके से दंगाइयों ने पत्थर बरसाए हैं वो ठीक उसी तरह था जैसे पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। सवाल ये कि पत्थरबाजी के लिए ऑर्डर कहां से आया? क्या दंगे की साजिश पहले से रची गई थी? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। नागपुर को किसने जलाया? पत्थरबाजी का ऑर्डर कहां से आया? दंगाइयों को किसने उकसाया? नागपुर में हिंसा, आगजनी, बवाल किसने कराया? इन सवालों का जवाब सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन नागपुर में पत्थरबाजी की जो तस्वीरें सामने आई वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। नागपुर में ठीक उसी तरह पत्थरबाजी हुई जैसे धारा 370 हटने से पहले कश्मीर में होती थी। दंगाइयों ने उसी तरह पुलिस पर पत्थर बरसाए जैसे कश्मीर में पत्थरबाज चलाते थे। चेहरे पर नकाब पहनकर, चेहरा ढककर पुलिस को घेरकर दंगाइयों ने नागपुर में कोहराम मचा दिया। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं इसमें वो पैटर्न कौन सा है वो में हम लोग देख रहे हैं, परंतु जो पथराव तो हुआ ही है, जो कि वहाँ पे थे पत्थर, और किस तरह से पत्थर वहाँ पे पहले तो नहीं रखे हुए थे, ये भी एक इशू है। परंतु वहाँ के जो दिखाई दिया वो पत्थरों को हमने जब स्टडी किया तो वहीं के ही वो पत्थर